बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा तीसरा लेक्चर है सिविल सर्विसेज के एसए के बारे में, जो कि हमने शुरू किया था एक पूरा का पूरा एक कोर्स, ताकि आप फ्री में ये जान सकें, बेसिक्स जान सकें कि सिविल सर्विसेज के एसए को कैसे टैकल किया जाना चाहिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर 3 है। पहले 2 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये तीसरा लेक्चर कहता है कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे टॉपिक को, यानी एसए की टाइप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और उस टाइप को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस एसे को कैसे लिखेंगे, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जी, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक, टॉपिक को आइडेंटिफाई कैसे करना है। पहली तो बात यह है कि जो सिविल सर्विसेज के ऐसे होता है, वहाँ पे ना तो नरेटिव ऐसे आते हैं, नरेटिव ऐसे वहाँ पे नहीं आते। वहाँ पे 2 किस्म के ऐसे वो मोस्टली पूछता है, वो या तो क्या होता है, वो डिस्क्रिप्टिव ऐसेज होते हैं, ठीक है, या क्या होते हैं भाई, वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये 2 किस्म के ऐसे जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को हमें पहचान करना होता है, क्योंकि अगर हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे को डिस्क्रिप्टिव ऐसे की तरह लिखेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम एंटीथेसिस उसमें नहीं बनाएंगे तो हमें नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है एक तो, और दूसरा होता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो पूछा जाता है। यानी यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के ऐसे पूछे जाएंगे। वो क्या है जी, एक डिस्क्रिप्टिव है और दूसरा आर्गुमेंटेटिव है। अब हमें उन्हीं को पहचानना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव होगी और कौन सी स्टेटमेंट जो होगी वो आर्गुमेंटेटिव होगी। तो जनाब, डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो होते हैं उनकी कुछ साइंस होती हैं जिनसे हमें वाज़ेह तौर पे पता चल जाता है मोस्टली कि कौन सा ऐसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे और कौन सा आर्गुमेंटेटिव है। अगर तो किसी ऐसे की स्टेटमेंट के अंदर कॉलम दिया हुआ है, जैसे हमने देखा कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे अगर ऐसे आ जाता है और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा होगा, एक लिखा होता है कॉलन, कॉलन लगाया हुआ होता है, ठीक है। अब कॉलन में लिखा होता है सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स। तो ये वाला ऐसे सिंपली इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको, इस ऐसे के अंदर आपको ये कॉलन नज़र आ रहा है। कॉलन का मतलब ये है कि ये कौन सा ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे को आप किसी भी तरीके से डील कर सकते हैं, आप उसकी कोई भी आउटलाइन बना सकते हैं, आपने उसको एंटी थीसिस वहाँ पे नहीं बनाना, एंटी थीसिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेमी कॉलन हो इसी तरह से, जो कि ये वाला निशान होता है, और तो भी आप क्या कर सकते हैं, सेमी कॉलन भी हो तो भी आप समझेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे ही है। इसके साथ साथ अगर फ्रेज हों छोटे छोटे, यानी पूरा सेंटेंस ना दिया हो, जैसे मीनिंग पर्पोसिव एजुकेशन, मीनिंग पर्पोसिव एजुकेशन, ठीक है। तो ऐसा जो ऐसे होता है ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये एक फ्रेज है। तो अगर ये एक फ्रेज है तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा, क्योंकि इसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब स्टेटमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे अगर सेंटेंसेस की सूरत में हो तो हम वहाँ चेक करते हैं कि क्या उस पर डिबेट हो सकती है, हाँ या ना में जवाब हो सकता है। अगर तो जो स्टेटमेंट दी हुई है पूरी की पूरी वो ट्रुथ है, उसके अंदर कोई अबाम नहीं है, वो ट्रुथ है, वो पूरा कंसीडर उसको किया जाए, यस ही कंसीडर किया जाता है, तो फिर वो आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे बन जाता है, सेंटेंसेस में डिस्क्रिप्टिव ऐसे बन जाता है, वो आर्गुमेंटेटिव नहीं होता। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा, आर्गुमेंटेटिव ऐसे की साइन क्या था। आर्गुमेंटेटिव ऐसे साइंस आर क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने देखा था, इज पाकिस्तान रेडी फॉर टेक रेवोल्यूशन, क्या पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के लिए रेडी है। तो इसमें अब हाँ या ना में जवाब हो सकता है। एंड पे उसने सवाल भी दिया हुआ था, तो सवाल का मतलब ये है कि जनाब ये वाला जो ऐसे है ये आर्गुमेंटेटिव है, इसमें आपको पहले थीसिस देना पड़ेगा, थीसिस के पॉइंट्स देने पड़ेंगे और फिर एंटी थीसिस के पॉइंट्स देके उसको निगेट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, इसको डिस्क्रिप्टिव की तरह ट्रीट करते हैं, तो आप फिर नंबर उसमें से नहीं निकाल सकते, ठीक है। और मोस्टली इन एसेज के अंदर कंप्लीट स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है। बाज़ कंप्लीट स्टेटमेंट्स तो होती हैं मगर उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता, तो तब आपको देखना पड़ता है कि क्या ये टॉपिक डिबेटेबल है। अगर ये टॉपिक डिबेटेबल होता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें थीसिस और एंटी थीसिस आपको बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका ऐसे में नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जनाब कि क्या कौन सा ऐसे कौन सा है। तो ये 2021 का पेपर है। तो डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू वर एट रनिंग स्ट्रीम, आपको वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कौन सा, ये एक रियलिटी है। तो ये क्या है भाई, ये पूरा का पूरा सेंटेंस तो है लेकिन डिबेटेबल नहीं है। क्या कभी किसी ने कहा है कि नहीं वाटर को वेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारा प्रूव्ड है, 90% प्रूव्ड है कि जनाब वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, इसमें आप हाउ, व्हेन, इस किस्म के क्वेश्चंस बना के, वे फॉरवर्ड दे के, और ठीक है, और कॉजेज लिख के आप क्या कर सकते हैं, अपने ऐसे को कंप्लीट कर सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं और अपने आर्गूमेंट्स बना के वहाँ पे इस
टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। मीनिंग पर्पोसिव एजुकेशन, अब अगर हम इस ऐसे पे देखें तो ये पूरी स्टेटमेंट नहीं है, ये फ्रेज की सूरत में है। क्योंकि ये फ्रेज की सूरत में है तो इसका मतलब क्या है कि जनाब ये वाला ऐसे हमारा क्या है, ये वाला ऐसे हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कोविड-19 को देखें, कोविड-19 अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स, तो इसमें कॉलन का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि कॉलन का इस्तेमाल हुआ तो हम कहेंगे ये वाला ऐसे भी हमारा क्या है, ये भी हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड, तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ह्यूमन इन्वेंशंस होती हैं सोसाइटीज़ को फॉरवर्ड मूव करती हैं, और कुछ कहते हैं कि सोसाइटीज़ को बैकवर्ड मूव करती हैं। और दूसरी बात, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, इन्वेंशंस लगी हुई हैं और यहाँ पे एस का इस्तेमाल नहीं किया हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट में पूरा का पूरा सेंटेंस है। तो ये डिबेटेबल टॉपिक है, सेंटेंस की सूरत में है, भले इसके एंड पे सवालिया निशान नहीं है, तो ये हमारा आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा। हम इसमें पहले थीसिस के पॉइंट देंगे, ठीक है, थीसिस के पॉइंट देंगे और थीसिस के पॉइंट देने के बाद फिर हम इसमें एंटी थीसिस के पॉइंट देंगे, तभी हम क्या होंगे, हमारा ऐसे जो है वो हम उसकी सही आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। और अगर हम इस तरह डील करेंगे तो हमारा ऐसे सही होगा, वगरना ये सही नहीं होगा। अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव की तरह ट्रीट कर देंगे तो ये हमारा ऐसे सही नहीं होगा। यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वलिटी इज यूटोपिया, जो यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वलिटी है ये यूटोपिया है। तो अगर आप ये समझ लें कि क्या वाकई ही ऐसा है, यस या नो में हम इसका जवाब दे सकते हैं, तो वाकई ये बात ठीक है कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वलिटी जो है वो क्या है, वो यूटोपिया ही है, उसको अचीव नहीं किया जा सकता, लोगों के बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में होता है। आप इसको क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव के तौर पे भी डील कर सकते हैं और आप इसको डिस्क्रिप्टिव के तौर पे भी डील कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोनों तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वलिटी इज यूटोपिया, के इंसानों की पूरी इक्वलिटी को अचीव नहीं किया जा सकता, इसमें डिबेट भी होती है और ये एक रियलिटी भी है, तो आप इसको दोनों तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी डोल ड्रम्स, क्या है ब्यूरोक्रेसी डोल ड्रम, सीधा सीधा ये फ्रेज है तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, इसमें कोई अबहम की बात नहीं है। जेंडर इक्वलिटी अ पॉपुलर स्लोगन, ये देखिए ये डिबेटेबल टॉपिक है कि इस पे डिबेट हो सकती है, ठीक है। डिस्पाइट दैट कि ये एक क्या है, कॉलम दिया हुआ है, इस पे डिबेट हो सकती है कि ये एक पॉपुलर स्लोगन है या नहीं है, तो ये हमारा आर्गुमेंटेटिव ऐसे है रादर देन हमारा क्या होना, ये डिस्क्रिप्टिव होने का। तो याद रहिए कि कॉलन के साथ भी बाज़ों का ऐसा होता है, डिबेटेबल टॉपिक होता है, तो 90% तो कॉलन के साथ क्या होंगे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे ही होंगे। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉलन के साथ भी आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे दे दिया जाता है, जैसे ये पॉपुलर स्लोगन है या नहीं है, हम इस पर डिबेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये एक फ्रेज है, तो ये क्या है जी, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये नॉन डिबेटेबल है, तो ये डिस्क्रिप्टिव है, हाँ या ना में नहीं पूछा हुआ, तो आप क्या है इसको डिस्क्रिप्टिव के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। ये इस टॉपिक को भी आप क्या करेंगे, आप ट्रीट करेंगे डिस्क्रिप्टिव के तौर पे ट्रीट करेंगे। उसकी वजह ये है कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन से थर्ड वर्ल्ड वॉर को वाकई ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये एक फिलोसफिकल टॉपिक है, लिटरेरी टॉपिक है, इसमें हमेशा इसकी निशानी ये होती है कि कोटेशन होती है और इसमें यस में जवाब होता है, ठीक है। इसमें आप ना में जवाब नहीं दे सकते और इसको ट्रीट करने का अंदाज अलग होता है, ये लिटरेरी ऐसे है, ये एक अलग है, ये भी आते हैं जनाब। आप ये देखते हैं तो ये वाला टॉपिक हमारा क्या होगा, ये जनाब पूरी की पूरी स्टेटमेंट नहीं है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है और डिबेटेबल भी नहीं है, उसमें एनालिसिस पूछा है तो डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब ये कॉलन लगा हुआ है और कॉलन के बाद एंड लगा हुआ है, तो एंड वाला ऐसे है तो ये भी ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव ही होते हैं, एंड वाले ऐसे भी, ठीक है भाई। अब जनाब हमारा ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना, ये एक फ्रेज है तो ये भी एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, सीधा सीधा पता चल रहा है। उसके बाद इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, ये आपका लिटरेरी ऐसे है, इसको डील करने का तरीका अलग होता है, आता है ये भी डिस्क्रिप्टिव में ही, आपको आप जिस तरह से चाहें इसको ट्रीट कर सकते हैं, मगर ये लिटरेरी है, इसको थोड़ा अलग तरीका होता है जिससे डील किया जा सकता है। ये भी एंड वाला टॉपिक है, फ्रेज है, तो ये भी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, ठीक है। इसको आप किसी तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं, इसमें एंटीथीसिस की जरूरत नहीं है। द कंट्रोवर्शियल इशू ऑफ फेमिनिज्म इन कंटेम्प्रेरी वुमेन राइट्स मूवमेंट, ठीक है। तो ये एक फ्रेज ही है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं है, तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, आप इसको जिस तरह से मर्जी चाहे ट्रीट कर सकते हैं जनाब। ये आपके सामने कॉलन आ गया
और यहाँ कॉलन के बाद भी आपको फ्रेज ही दिया हुआ है, तो ये भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे है जिसको आप अपनी मर्जी से ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है और इज दिया हुआ है, यस और नो में इसका जवाब आ सकता है। इज देयर सच अ थिंग एज एथिकल कंज्यूमरिज्म, तो ये आपका डिबेटेबल टॉपिक है और ये आपका सेंटेंस में है। डिबेटेबल सेंटेंस इज इक्वल टू ये आर्गुमेंटेशन होता है, तो इसमें आपको एंटीथीसिस लिखना ज़रूरी है। अगर आप एंटीथीसिस नहीं लिखते तो आपके वहाँ मसले मसाइल हो जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ये एक फ्रेज है, तो ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक ही है ये आपका, ठीक है जी। उसके बाद हाउ इज टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शिफ्ट बाय दी मैस मीडिया, ठीक है। अब जो मैस मीडिया है वो किस तरह से टेररिज्म का जो कंसेप्ट है उसको शेप करता है। तो याद रहे कि ये एक सवाल या निशान तो दिया हुआ है इसमें, मगर यहाँ पे इस की बजाय हाउ दिया हुआ है, कैसे करता है, उसने प्रोसेस पूछा है रादर देन हमें इस बात की तरफ मूव करने के कि क्या ये रियलिटी है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब दो, डिबेट करके दिखाओ, ये उसने नहीं पूछा। तो इसके अंदर आपको एंटीथीसिस नहीं देना, ये क्योंकि प्रोसेस पूछा हुआ है तो ये क्या है भाई, ये डिस्क्रिप्टिव किस्म का आपका टॉपिक है। तो इसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक ऐसा है जो कि क्या है, वो आपको लगता है कि वो क्या है, वो बेसिकली डिबेटेबल है और वो आर्गुमेंटेटिव है, और वो जनाब आपका ऐसे नंबर 8 है। और इसको अगर आप एंटीथीसिस बना के नहीं लिखेंगे तो आप जो इस साल वाला जो चीज़ है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इनग्रेविंग इन अ स्टोन, ये आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, क्योंकि आप इसके अगेंस्ट स्टांस नहीं ले सकते। यूथ में बंदा बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट होता है, बंदे के यहाँ इर्द गिर्द लोग होते हैं, बचपन में जो आप सीख लेते हैं वो आप आपके हाँ वही चीज़ पनप जाती है, और उसके बाद क्या करते हैं आप उसी चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करते हैं और आप वैसे ही यूजुअली हो जाते हैं जो आप अपने इंटर प्रिलिमिनरी जो फेज़ है उसमें सीखते हैं। तो मैं इसको एज अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे ट्रीट करूँगा, हाउ इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन, और कैसे जो है वो यूथ को टीच किया जा सकता है कि वो बेहतर अपनी ज़िंदगी गुजारें, और कौन सी हर्डल्स हैं जो उनके उनको टीच करने के रास्ते में आती हैं, मैं उन चीज़ों को लिख के निकल जाऊंगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, तो ये भी एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे ही है भाई। कैसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे है कि लिटरली जो बंदा फोर्स यूज करता है, जो डिक्टेटर्स होते हैं वो रीजन का इस्तेमाल, वो रीजन से अफ्रेड होते हैं। वो ना तो ये चाहते हैं अवाम रीजन यूज करे, ना वो खुद रीजन यूज करते हैं, ना इर्द गिर्द रीजन को प्रवेल होने देते हैं। वो होते हैं जिसको हम कहते हैं ना कि वो सिर्फ अपनी तारीफ पसंद करते हैं, हमने डिक्टेटर्स में ऐसा देखा। तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे, मैं इसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे समझता हूँ, भले ही ये बड़ी पूरी स्टेटमेंट है द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजन, मगर ये डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि डिबेटेबल नहीं है, तो मैं इसको इस तरह से ट्रीट करूँगा। नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, तो मैं इसको आर्गुमेंटेटिव के तौर पे लूँगा। क्यों आर्गुमेंटेटिव के तौर पे लूँगा, क्योंकि ये भी डिबेट की जाती है कि सारे के सारे जो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव ही होते हैं, वो उन पे इतनी कॉस्ट नहीं लगती जितना उनसे बेनिफिट होता है। तो मैं इसमें थीसिस एंटीथीसिस बना के लिखूँगा। बाकी कुछ कुछ बंदे डिस्क्रिप्टिव भी इसको ले सकते हैं, तो वो भी अलग है, उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिस्क्रिप्टिव के तौर पे भी हो जाते हैं और आर्गुमेंटेटिव के तौर पे भी हो जाते हैं। ये तो लिटरेरी टॉपिक है आपका जनाब। अ फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन्स, आपने इसका मीनिंग जो है वो डी कोड करना है, और मीनिंग करेक्टली जब आपका डी कोड हो जाए तो आप इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव की तरह कुछ भी लिख सकते हैं। अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन वॉक्स आउट, ये भी लिटरेरी ऐसे है, और इसमें भी आप डिस्क्रिप्टिव के तौर पे लेंगे, लेकिन आपको इसका मतलब जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका हिडन मतलब क्या है। तो इसका हिडन मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि जब अ, जब सारे भाग जाते हैं तो दोस्त मदद करता है, तो ये कोई इतना मुश्किल वाला नहीं था, ये आप कर सकते थे। ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट मोर इफेक्टिव देन, तो ये इफेक्टिव कैसे है, पहली तो बात है इसमें हाँ या ना हो सकती है, हाँ या ना हो सकती है, ठीक है। तो आप जो है वो आप इसके ऊपर आर्गुमेंटेटिव के तौर पे इसको आप ले सकते हैं कि पहले आप ये लिखें कि कैसे आपका जो स्टांस है आप वो लिखें, और उससे अलग जो दूसरा स्टांस है उसको लिख के उसको डिसअप्रूव करें, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। टू इनकरेज हेल्थी ईटिंग टैक्स हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन ड्रिंकिंग, ये भी एक आर्गुमेंटेटिव
टॉपिक ही है। क्यों आर्गुमेंटेटिव टॉपिक इसको मैं ले रहा हूँ थीसिस एंटीथीसिस में, क्योंकि बहुत सारे आर्गूमेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं या फिर जो जंक फूड है इसके ऊपर आप करने से आपके मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आप एक तो लिबरलिज्म के खिलाफ जाएंगे, लिबरल अप्रोच के खिलाफ जाएंगे, दूसरा आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, आपका पुअरिटी बढ़ सकता है। तो ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लूँगा और मैं वो भी स्टांस लूँगा, मैं वो भी बात बताऊँगा कि क्यों कुछ लोग कहते हैं कि इसको इम्पोज़ करना चाहिए, और मैं कहूँगा क्यों वो फ्लॉड उनकी जो सोच है। तो ये मैं इसको जो है वो आर्गुमेंटेटिव के तौर पे लूँगा। पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, ये जो है ये भी दोनों तरीके से हो सकता है। ये डिस्क्रिप्टिव के तौर पे भी हो सकता है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि नहीं भाई हम तो नहीं हुए, अभी भी गाँव में जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ कम ही होती है, अभी भी बहुत सारे लोग अमेज़न के ट्राइब्स में टेक्नोलॉजी, तो वो इसको क्या कर सकते हैं, वो इसको आर्गुमेंटेटिव के तौर पे ले सकते हैं। और दूसरे लोग कुछ ऐसे हैं जो ये समझते हैं, जिनको ज़्यादा पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। मिसाल के तौर पे रोबोट्स का हम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वो टेक्नोलॉजी है ना, रोबोट्स का इस्तेमाल करना एल्डरली पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये क्या, ये जो है वो उसको आर्गुमेंटेटिव के तौर पे ले सकते हैं। बोथ पेरेंट्स शुड रिज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग चाइल्ड, तो ये मैं तो इसको डिस्क्रिप्टिव के तौर पे लूँगा। क्यों इसको डिस्क्रिप्टिव के तौर पे लूँगा, क्योंकि लिटरली दोनों को ही करना चाहिए। ये इसमें मेरे पास आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा। बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये डिबेटेबल टॉपिक है और इसको आप क्या कर सकते हैं, आर्गूमेंटेटिव के तौर पे आपको करना पड़ेगा कि ये फेमिनिज्म का टॉपिक है, तो मोस्टली फेमिनिज्म का टॉपिक डिबेटेबल में जाके फॉल करते हैं। तो जनाब ये तरीक़ेकार थे टॉपिक को अज्यूम करना है। याद रहे कि अब इसका क्रक्स ये है कि आपको डिस्क्रिप्टिव एसे को तो आपको पता चल ही जाएगा, आप उसमें जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, मगर जब भी आप किसी स्टेटमेंट को डीप कोड करें तो आप इस बात को इंश्योर कर रहे हैं क्या ये आर्गुमेंटेटिव तो नहीं बन रहा। अगर आर्गुमेंटेटिव कोई टॉपिक बन रहा है, सिर्फ आर्गुमेंटेटिव बन रहा है यानी क्वेश्चन मार्क वाला बन रहा है, उसमें हाँ या ना पूछी हुई है, वो डिबेटेबल है और आपने उस डिबेटेबल टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव की तरह कर दिया, तो भाई साहब फिर कुल्हाड़ा आप पे चल जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ से अवॉइड करना है कि डिस्क्रिप्टिव टॉपिक की तरह किसी आर्गुमेंटेटिव टॉपिक को मत करके आइएगा, ये मसले मसाइल हो सकते हैं। अभी हमने सारी डिबेट की है कि आर्गुमेंटेटिव एसे को पहचानना क्यों ज़रूरी है, उसका क्या मकसद था। तो जनाब आर्गुमेंटेटिव एसे को ट्रीट करने का एक अलग ही मेथड होता है, वो मेथड हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब हम एक आर्गुमेंटेटिव एसे करते हैं, यानी जिसके एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है या डिबेटेबल टॉपिक होता है, तो उसकी ये वाली जो होता है स्ट्रक्चर ये वाला होता है, इसको आपको ये वाला स्ट्रक्चर उसको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका वो ऐसे ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप स्टांस लेते हैं येस या नो में, जो स्टेटमेंट होती है उसके येस या नो में स्टांस लेते हैं, क्योंकि वो डिबेटेबल टॉपिक होता है, उस पर कुछ लोगों की राय एक होती है और दूसरे लोगों की राय उससे अलग होती है। तो जिसके आर्गुमेंट्स आपके पास ज़्यादा होते हैं, आप वो वाली जो स्टांस है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो करने से पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, आउटलाइंस बनाने से पहले यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से पहले। फिर उसके बाद आप क्रंच पैराग्राफ क्या करते हैं, क्रंच पैराग्राफ जो है वो उसका लिखते हैं, जिसमें आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है जी। आप अपने टॉपिक को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसका बैकग्राउंड लिख देंगे या उससे रिलेटेड कोई किताब है उसके हिसाब से उसको आप क्या करेंगे, आप उसको डिफाइन करेंगे या उस टॉपिक को बारे में इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे ताकि उसको अच्छा लगे, ठीक है। ये आप अगर क्विट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, ये क्रंच पैराग्राफ आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग करते हैं इसको, कुछ नहीं करते, इसमें ये अभाम की बात नहीं है। अगर आपका दिल करे आप करिए, आपका दिल नहीं करता आप ना कीजिए। लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद आप डायरेक्टली ये वाला पॉइंट्स भी दे सकते हैं या आप ये लिख के दे दें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे जिसको अच्छा लगता है। अब जब आपने स्टांस ले लिया तो आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, तो ब्रेनस्टॉर्म के बाद क्या होगा जनाब, आर्गुमेंट्स देने आपने फेवर ऑफ योर स्टांस, आपने अपने स्टांस के फेवर में आर्गुमेंट देने हैं और वो आर्गुमेंट 8 से 10 होने ज़रूरी हैं। अब जब 8 से 10 आर्गुमेंट हो गए तो आपका कोई 1000 एक वर्ड जो है वो इन आर्गुमेंट्स का बन जाएगा, 1000 या 1200 वर्ड्स। अब जो सिविल सर्विसेज का ऐसे है, इसको पास करने के लिए एक शर्त ये ज़रूरी होती है कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और जो बात पूछी हुई है उन सब के मिला के 1250 वर्ड आपने लिखने ज़रूरी होती है, क्योंकि एफपीएससी आपको 2500 वर्ड की लिमिट देता है, 2500 से 3000, तो मिनिमम 2500 वो कहता है। तो 2500 से आधे लफ्ज़ होने ज़रूरी हैं। जब आधे लफ्ज़ हो जाएंगे तो जो वर्ड का या कंटेंट है, कितना कंटेंट है, कंटेंट की क्वांटिटी में 20 में से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे और आप 40 तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने रेलेवेंट कंटेंट यानी ये जो रेलेवेंट चीज़ें दो हैं,
इनको मिला के आपके जो वर्ड्स हैं वो 1250 नहीं बनते तो आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपका कंटेंट पूरा नहीं था। ठीक है, तो आप जो है वो आपको 10 नंबर कंटेंट के, रेलेवेंट कंटेंट के नहीं मिलते। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि आपने 1250 वर्ड लाजमी लिखने हैं, इंट्रोडक्शन मिला के, और जो बातें मेन पूछी हुई हैं वो मिला के, और कंक्लूजन मिला के। ठीक है जी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आर्गुमेंटेटिव वैसे में इंट्रोडक्शन लिखना है। क्रंच पैराग्राफ आपका दिल के लिए लिखिए, आपका दिल नहीं करता ना लिखिए, वैसे इसमें हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसकी डिटेल बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ योर स्टांस, 8 से 10 आर्गुमेंट, आपकी मर्जी है, अगर आपको 11 आता है तो 11 भी कर लें, लेकिन इतने मत लिखिए आउटलाइन में कि जितनों को आप डिस्कस ही ना कर सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सीधे सीधे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर एग्जामिनर ये समझता है कि इसने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, कि ये इतने बार इसने आर्गूमेंट इतने लिख दिए लेकिन अंदर इसने उसको डिस्कस ही नहीं किया। तो उतने लिखने हैं जितने आप डिस्कस कर सकें उस गिवन टाइम के अंदर, 1 और 50 मिनट्स के अंदर आपको लिखना होता है, ऐसे आपका बॉडी लिखना होता है। एंटीथीसिस के फिर 2 पॉइंट्स आप देते हैं जो उल्टी बात होती है, यानी अपने आर्गुमेंट्स के अगेंस्ट आर्गुमेंट के, नहीं मेरा थीसिस जो है वो कुछ लोग गलत समझते हैं, उसके 2 पॉइंट्स आपने सिर्फ देने हैं और उस एक पैराग्राफ के अंदर देने हैं, और एक पैराग्राफ के अंदर उन्हीं 2 पॉइंट्स के मुखालिफ बातें भी कर देने कि नहीं ये जो 2 पॉइंट दे रहे हैं ना एंटीथीसिस वाले, उसमें ये मसला है, तो उनके पॉइंट्स वैलिड नहीं है। तो आपने थीसिस दिया, एंटीथीसिस दिया, और उसके बाद आपने कंक्लूजन लिख दिया। आपके पैराग्राफ लाइकली बन जाएंगे 10 to 12 और 13, 14 और 15 के करीब आपके पैराग्राफ बन जाएंगे, और इसमें आपके कोई 1600 से 1700 या 1800 वर्ड बन जाएंगे, और इतने वर्ड्स आर्गुमेंटेटिव के अंदर इनफ होते हैं। दूसरा तरीका आर्गुमेंटेटिव ऐसे को लिखने का ये है कि आप इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद क्रंच पैराग्राफ लिखिए, लिखना है लिखिए, क्रंच नहीं लिखना आपकी मर्जी। उसके बाद 5 पॉइंट आप जो है वो थीसिस, 5 थीसिस आर्गुमेंट लिखिए, यानी जो आपने स्टांस लिया ना उसके 5 आर्गुमेंट्स लिख दीजिए। ठीक है, 5 आर्गुमेंट्स उसके लिख दीजिए कि मैं ये समझता हूँ, और वो रेफरेंस बेस्ड होने चाहिए, उनके अंदर एग्जाम्पल्स होने चाहिए, वो अच्छे अच्छे आर्गुमेंट्स होने चाहिए, वो कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स होने चाहिए, जो अगला बंदा मान भी जाए। हवा में खड़ी की हुई बातें कोई नहीं मानता। उसके बाद जो 5 आपने आर्गुमेंट्स दिए हैं उसी में कीड़े निकाल के 5 एंटीथीसिस के आर्गुमेंट्स बनाने, यानी वो कहना है कि मेरे जो आर्गुमेंट्स हैं ना 5, जितने भी जो आपने 5 लिखे हैं वही वाले, यानी ए पे जो आर्गुमेंट लिखा ना, तो एंटीथीसिस का जो छठा पैराग्राफ एंटीथीसिस का बनेगा, क्योंकि 5 की हम बात कर रहे हैं, तो वो 5A के अंदर आप उसी के अगेंस्ट आर्गुमेंट्स देंगे। ठीक है, और 5 आर्गुमेंट्स दे देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 10। अब जो 11वां पैराग्राफ होगा हम क्या करेंगे, ए डैश और ए डैश डैश में क्या करेंगे हम इन दोनों को मिला के सिंथेसिस बना देंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने ये आर्गुमेंट दिया था, इसने इसमें ये कीड़ा निकाला, इसके जो निकाले हुए कीड़े या क्रिटिसिज्म है वो वैलिड नहीं है, उसकी ये रीज़न है, तो जनाब ये दोनों को मिला के एक नई चीज़ बना देंगे कि क्यों फिर मेरा आर्गुमेंट जो है वो ये वाला बेहतरीन है। तो आप तीसरे में क्या करेंगे, सिंथेसिस बना के देंगे उनको। 5 पैराग्राफ ये हो गए, तो सिर्फ 5 पॉइंट्स निकालने हैं। इसका इजी पॉइंट ये है कि इसमें सिर्फ 5 आपको आर्गुमेंट्स चाहिए, उसके बाद बाकी आपके खुद ही बन जाते हैं एंटीथीसिस और सिंथेसिस। लेकिन ये मुश्किल भी है। इमैनुअल कांट का ये मेथड है आर्गुमेंटेशन का। इमैनुअल कांट ने कहा था थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। हर एक आइडिया थीसिस से शुरू होता है, फिर उसका उल्टा आता है जिसको एंटीथीसिस बोलते हैं, और फिर उससे सिंथेसिस आता है। मिसाल के तौर पे हम देखें कि कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म से अब बात हो रही है कि नहीं यार इन दोनों के दरमियान में कोई चीज़ होनी चाहिए ताकि दुनिया में ना तो इनइक्वलिटी हो और ना ही ऐसा हो कि आप जो है वो क्या कर दें, सोच को, विजडम को ख़त्म कर दें, क्योंकि कम्युनिज्म विजडम को ख़त्म करता है। तो कंक्लूजन हम लिख देते हैं एंड पे। तो इसके भी 1250 वर्ड रेलिवेंट जो है वो बन ही जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप 15 पैराग्राफ तो थीसिस एंटीथीसिस का ही दे रहे हैं, तो 1250 इसमें बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जनाब मोहतरम डिस्क्रिप्टिव ऐसे में मोस्टली ये काज इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं, काज और इफ़ेक्ट्स ऐसे, जैसे अभी अभी पीएमएस में एक ऐसे आया था काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसी तरह से चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, अब ये वाले। इसी तरह से प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के प्रोज और कॉन्स लिखें, या आपको वो कह देते हैं एनालिसिस ऑफ यूएन, तो उसके फेलियर्स और उसके क्या है सक्सेस लिखनी है। ठीक है, तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या लिखना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें एंटीथीसिस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी काम चलेगा।
तो इंट्रोडक्शन, क्रंच पैराग्राफ, दिल करता लिखिए, नहीं करता ना लिखिए। जो मेन बातें पूछी हुई है ना उस पे 12 आर्गूमेंट्स, 10 आर्गूमेंट या 12 आर्गूमेंट वो लिखने जरूरी हैं, यानी 8 से 12 के दरमियान आर्गूमेंट लिखने जरूरी है। अगर वो दो बातें आपको कहता है, जैसे प्रोज एंड कॉन्स की बात हुई है, तो यहाँ पे 3 मेन आउटलाइन बनने की बजाय 2 बनेगी। सबसे पहले इंट्रो बनेगा, क्रंच बनेगा, मेन आउटलाइन नंबर 1 बनेगी, मेन आउटलाइन नंबर 2 बनेगी। तो आप इसमें सबसे पहले प्रोज 6 लिखिए, 6 कॉन्स लिखिए और उसके बाद आप कंक्लूजन लिख लीजिए। 6 6 12 13 14 और 15 आपके पैराग्राफ बन जाएंगे। इसी तरह से अगर वो चैलेंजेस कहता है और सोल्यूशन कहता है तो 6 चैलेंजेस आपने लिखने और 6 सॉल्यूशंस लिखने और उसके बाद आपने कंक्लूजन लिख देना और उसके बाद क्रंच पैराग्राफ लिख दें, 15 आपके पैराग्राफ हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो किसी और तरीके से कोई बात पूछता है, जैसे हमने देखा था कि हाउ जो मीडिया है, मैस मीडिया है, वो शेप करता है टेररिज्म को, तो आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, क्रंच पैराग्राफ, यहाँ पे 8 से 10 पॉइंट जितने आपको आते हैं वो इसके लिखेंगे, हाउ मीडिया शेप्स दी परसेप्शन ऑफ टेररिज्म, उसके 8 पॉइंट्स। और उसके बाद एक और आप सेकंड मेन आउटलाइन बनाएंगे और एक और थर्ड मेन आउटलाइन बनाएंगे, ताकि आपके वर्ड जो है वो 1800-1900 वर्ड तक पहुंच जाएं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में 1900 से 2000 वर्ड आपको लिखने ज़रूरी होते हैं। इस यहाँ तक काम चलता है। 1700 से काम कहते हैं नहीं चलता। वैसे 1250 वर्ड भी आपको रेलिवेंट लिखने हैं, यानी ये जो आउटलाइन है, जो पूछी हुई बात है, इंट्रो के मिला के और कंक्लूजन के मिला के 1250 होना ज़रूरी है। और उसके बाद आप ये वाली जो चीज़ें हैं इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, इरेलीवेंट लिख सकते हैं कि मैस मीडिया, फिर आप रिकमेंडेशन यहाँ पे दें कि मैस मीडिया को किस तरह से रिफॉर्म करना चाहिए कि वो टेररिज्म का जो टेररिज्म है उसको गलत करके दिखाए रादर देन उसको प्रमोट करने के। और हर्डल्स कौन कौन सी हैं मैस मीडिया को कंट्रोल करने में, आप जो मर्जी लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो जो क्वेश्चन पूछा है उसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये डिस्क्रिप्टिव है। यही डिबेट, पहचानने वाली डिबेट का जो अक्सर क्रक्स था वो यही है। जो पहचानने वाली डिबेट है उसका जो मेन क्रक्स है ना वो यही है जो हमने बात की है कि जनाब पहचानना क्यों ज़रूरी है। यानी उसकी उसका उसका मसला ये है कि अगर आर्गुमेंटेटिव टॉपिक को आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, या दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है, इस तरह से नहीं लिखेंगे ना, तो फिर मसले मसाइल हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में तो आप जो मर्जी लिख दें, डिस्क्रिप्टिव में आपने जैसे मर्जी लिखना है, लेकिन उस सवाल को तीसरे नंबर पे एड्रेस करना ज़रूरी है जो कि स्टेटमेंट में पूछा हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर मैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे करूं जो 2023 में आया कि किस तरह से जो है वो हम ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे, तो मैं यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस दूंगा, मैं अपनी बात को प्रूव करूंगा कि भाई हम वाकया ही क्या हो गए हैं, हम ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं। किसके ऊपर हो गए हैं? टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो मैं 8 से 10 उसको एग्जांपल्स दूंगा और ओवर डिपेंडेंट होने की वजह दूंगा और ओवर डिपेंडेंस की और रेकमेंडेशन, ओवर डिपेंडेंस के इल्स बता दूंगा और ओवर डिपेंडेंस की जो है वो रेकमेंडेशंस दे दूंगा कि उससे जो निकलने वाले इल्स हैं उनका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा तो फिर मैं इस मेथड से करूंगा कि भाई मैं 8-10 दूसरे पॉइंट दे दूंगा, 2 दूसरे पॉइंट दे दूंगा और यहाँ पे कंक्लूजन लिख के बात को ख़त्म कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।